नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम सा। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा बच्चों हमारे बीए फाइनल के जो है मैराथन क्लासें, रिवीजन क्लासें चल रही थी, जिनके अंदर हमने इकाई फर्स्ट के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन और क्रमशः इकाई 2 के अंदर नेशनल पावर मिस राजनीतिक शक्ति के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट की जो इकाई थर्ड है, जिनका नाम है शीत युद्ध एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस तीसरी इकाई के जो बिंदु हैं, मुख्य जो बिंदु है वो है शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। इनके बारे में हम क्या करेंगे, आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इकाई थर्ड के अंदर शीत युद्ध के अंदर हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रकार। यहाँ पे प्रकार नहीं है बल्कि इनके जो है प्रभाव होगा। और शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ, गुट निरपेक्षता की अवधारणा क्या थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व के अंदर क्यों शुरू हुआ, कौन कौन शुरू करने वाले थे, उनकी क्या क्या विश्व के अंदर उपलब्धियां रही, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं थी और कौन कौन सी चुनौतियां थी, और इन गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या भूमिका निभाई, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध कोई सर्दी के समय में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है कि 1945 से पहले हम जब विश्व की बात करते हैं तो 1945 से पहले विश्व के अंदर 2 महाशक्तियां हुआ करती थी। उन 2 महाशक्तियों का नाम था इंग्लैंड और फ्रांस, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के क्या थे, सबसे ज्यादा उपनिवेश थे। इस वजह से इनके पास इनकी जो उपनिवेशों से आय थी वो भी ज्यादा थी। कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्य कभी उदय अस्त नहीं होता था, यानी विश्व के हर एक समय में जहाँ पे उजाला रहता है उसके ऊपर इंग्लैंड का शासन हुआ करता था। इंग्लैंड एवं फ्रांस का सैकड़ों देशों के ऊपर जो है शासन था, सैकड़ों देश इनके उपनिवेश थे। बाद में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, महाशक्तियों का उदय होता है। उसके बाद में विश्व के अंदर महाभयानक द्वितीय विश्व युद्ध आता है। मैं हर क्लास के अंदर आपको बताता हूं कि चाहे आर्थिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो या ऐतिहासिक जगत हो, इस विश्व के अंदर सबसे जो मेजर परिवर्तन आया है, सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी आया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो महाशक्तियां 2 हुआ करती थी, फ्रांस और इंग्लैंड, वो लगातार युद्ध लड़ने की वजह से अपने उपनिवेशों पे ध्यान नहीं दे पाई, अपने आर्थिक संसाधनों पे ध्यान नहीं दे पाई, अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाई, और उसका परिणाम ये निकला कि उनके जो अधिकांश उपनिवेश थे वो जो है अटलांटिक चार्टर की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए, और उनके जो व्यापार उनका जिस लेवल का था वो व्यापार भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जो है विश्व के अंदर जो है नई महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उभर करके आई, और वो 2 जो नई महाशक्तियां थी वो थी सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ रूस जो है, इनके क्या था कि ये जो है ये एशिया महाद्वीप के, मध्य एशिया के जो भी देश थे, ये रूस के निकटवर्ती देश, जिनके अंदर ये उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ठीक है ना, और ये और भी जो देश थे, यूक्रेन, ये देश क्या थे कि हिटलर ने इन देशों के ऊपर आक्रमण किया था। पोलैंड के ऊपर भी हिटलर ने आक्रमण किया था। तो हिटलर के चंगुल से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन देशों को जो बचाने वाला जो महाशक्ति थी, जो देश था, वो था रूस। तो बाद में क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे देश थे, रूस के पड़ोसी देश थे, वो सारे के सारे उस समय तात्कालीन समय में उनकी आर्थिक स्थिति
व्यापारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो अपने राज्य का शासन स्वयं चलाने के लिए क्या थे कि जो है, कहने का मतलब वो स्वयं जो है इतने कैपेबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, उनके पास में इतनी क्षमता नहीं थी, न तो आर्थिक क्षमता थी, न व्यापार था, और न ही उनकी इतनी विदेश नीति जो है तो वो स्वयं अपनी बना सकते थे। तो फिर वो सारे के सारे देश क्या हो गए, रूस के साथ में जुड़ गए, और रूस जो है 13-14 देशों का एक संघ बन गया जिसका नाम था सोवियत संघ रूस। और संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या है, अमेरिका भी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के छोटे छोटे देश थे जो अमेरिका के उपनिवेश थे, उन देशों को अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र कर दिया। मगर वो भी जो छोटे छोटे देश थे अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वो अपने खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, वो भी इतने कैपेबल नहीं थे कि जो है अपने राज्य के लोगों की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अतः वो देश भी फिर क्या थे कि नए जो है अपने अलग ही जो है एक करार के द्वारा अमेरिका के साथ में जुड़ गए, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होने लगा, एक वाक युद्ध होने लगा। इन दोनों के बीच में होड़ मच गई कि भाई बड़ा कौन, सोवियत संघ रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा। और इसी दौरान क्या होता है कि ये दोनों देश एक दूसरे का क्या करने लगे, विरोध करने लगे, एक दूसरे की आलोचना करने लगे, और अपना अपना सर्वत्र प्रचार करने लगे। शीत युद्ध जो है हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि एक क्या थी, एक ये तो वैचारिक घृणा थी, राजनीतिक अविश्वास था, कूटनीतिक जोड़ तोड़ थी, सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, जासूसी, मनोवैज्ञानिक जासूसी करना, कुल मिला के ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। किसी विद्वान ने कहा है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका जो रण क्षेत्र होता है, युद्ध का मैदान होता है, वो होता है मानव का मस्तिष्क, व्यक्ति का दिमाग, और कागज के गोले और जो है कागज पत्रों के और समाचार पत्रों के गोलों से और बारूदों से वो युद्ध क्या होता है, लड़ा जाता है। तो शीत युद्ध का मतलब यही होता है। शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, एक दूसरे से सैनिक शक्ति के रूप में प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है ना, और जैसे तैसे करके शत्रु को अकेला खड़ा करना और खुद मजबूत बनना। इस प्रकार से जो एक जो कंपटीशन था उसको इतिहास के अंदर क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया। अब देखो शीत युद्ध के अंदर दो क्या थे, ये जो दोनों देश थे सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों की जो विचार प्रणाली थी वो बिल्कुल अलग थी। जहां पे सोवियत संघ रूस के अंदर जो है ये साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, उसी के अंदर अमेरिका के अंदर जो थे वो पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो क्या थी, चरम पर थी। जहां पर सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो है उदारवाद, या अपन इसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी थी, उसी प्रकार से जो है वहां पे सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र, यहाँ पे क्या था, सर्वाधिकारवादी गणतंत्र, यानी गणतंत्र होगा मगर सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के अंदर पास होगी। और इसी दौरान क्या करते हैं, इन्होंने नाटो की स्थापना की 1949 में, इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया 1955 के अंदर, इन्होंने सीटो सेंटो नाम से जो है संधियां करने लगे। ये भी जो है वो अफगानिस्तान वगैरह छोटे छोटे देशों को अपने साथ में जोड़ने लगे। कुल मिलाकर क्या था, एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के अंदर ऐसा लगता था कि अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा, मगर ये कोई रक्त रंजित या हथियारों से लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कई बार विश्व के अंदर जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट, कांगो संकट, बर्लिन की दीवार का विवाद, इस प्रकार के कई समस्याएं आई। तब ऐसा लगा कि ये जो युद्ध है ये वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा, मगर गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका, सोवियत संघ का प्रभाव, इन सब की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो शीत युद्ध क्या होता है, इनके बारे में हमने आपने देखा। अब थोड़ी सी इनके ऊपर बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत संघ और अमेरिका स्वार्थवश एक हो गए थे, परंतु बाद में दोनों के मध्य मतभेद गंभीर रूप धारण करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर
धुरी राष्ट्रों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे के सारे जो देश थे ये साथ, और रूस, अमेरिका, उस साथ में मिलकर के लड़े थे जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। मगर बाद में, युद्ध के बाद में क्या हो गए, अपने अपने स्वार्थों को लेकर के दोनों के वैचारिक मतभेद होने लगे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और अपने अपने स्वार्थों के कारण मतभेदों ने विश्व में एक गहरा तनाव उत्पन्न कर दिया। इस तनाव व युद्ध की स्थिति को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपसी स्वार्थ की वजह से दोनों एक प्रकार से भीमाकार शक्तियां थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये दोनों कोई जो है छोटा बड़ा युद्ध नहीं है, दोनों भीमाकार शक्तियां है। दोनों के आपस में स्वार्थ टकराने लगे और जो है दोनों ने गुट बना लिए और विश्व के इनके अंदर आपस में इतना तनाव बढ़ गया कि एक बार तो ऐसा लगने लगा कि अब वापिस जैसे जो है तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। यह एक प्रकार का वाक युद्ध है। शीत युद्ध क्या है, यह एक प्रकार का वाक युद्ध है जिसे पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों द्वारा लड़ा जाता है। मैंने अभी आपको ये बात बताई ना कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध होता है जिसे इस प्रकार से लड़ा जाता है। यह एक प्रचारात्मक युद्ध है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है प्रचार 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 करना, खुद को बड़ा दिखाना, सामने वाले को छोटा दिखाना, सामने वाले की आलोचना करना, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती है। एक महाशक्ति जो होती है रूस जो है अमेरिका के खिलाफ घृणित प्रचार करता है और अमेरिका क्या करता है, रूस के खिलाफ जो है घृणित प्रचार करता है। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी है। शीत युद्ध क्या है, एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध है। शीत युद्ध अस्त्र शस्त्रों से न लड़ा जाकर अन्य साधनों से लड़ा जाता है। इस युद्ध में किसी भी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती, परंतु इस युद्ध के द्वारा भयानक सर्वनाश और लाखों हत्याओं की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इस युद्ध, शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि किसी एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, मगर संभावना बनी रहती है कि अगर ये शीत युद्ध वास्तविक रक्त रंजित युद्ध में बदल गया तो लाखों करोड़ों लोगों की जान लेगा और जो है विश्व को कई वर्षों तक जो है वापस पीछे लेकर के चला जाएगा। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका रण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क है। यह मनुष्यों के मन से लड़ा जाने वाला युद्ध है, अतएव इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। ये जो है व्यक्ति के मन के अंदर लड़ा जाता है। व्यक्ति और विभिन्न छोटे छोटे राष्ट्रों के जो अध्यक्ष होते हैं वो अजब जो है स्थिति में फंस जाते हैं, एक अजब प्रकार के तनाव में रहते हैं कि ये करे या ये करे, इसलिए इस युद्ध को स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। यह विभिन्न देशों के संबंधों को घृणा और वैमनस्य से गंदा कर देते हैं। शीत युद्ध क्या कर देता है कि दो देशों के मध्य जो संबंध होता है वो आपसी वैमनस्य तनाव से जो है बहुत ही घृणित और गंदा कर देता है। आपस में एक दूसरे राष्ट्र जो हैं एक दूसरे की कई प्रकार से क्या करते हैं, निम्न प्रकार से आलोचना करते हैं। ये शीत युद्ध का अर्थ था। अब देखो शीत युद्ध की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के अंदर सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि जिस दौरान शीत युद्ध चल रहा था उस समय विश्व में नेहरू जी एक ऐसे थे जिन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया था और उस समय जो है एक महान नेता के रूप में विश्व के अंदर उभर करके सामने आए थे। नेहरू जी ने कहा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। सही, नेहरू जी ने क्या कहा कि पहले के समय में शक्ति संतुलन बना रहा थे, उसी प्रकार से ये जो देश है दोनों ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में शक्ति संतुलन बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। नेहरू जी ने कहा था कि शीत युद्ध जो है ना ये कोई दो विचारों का, ये कोई पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के मध्य, ये कोई सर्वाधिकारवादी गणतंत्र एवं उदारवादी लोकतंत्र के मध्य वैमनस्य नहीं है, इनके मध्य तनाव नहीं है, बल्कि ये दो महान भीमाकार का मतलब ये होता है कि जो अत्यंत शक्तिशाली महाशक्तियों के मध्य की जो है घृणा है, आपस का तनाव है, संघर्ष है। और अगर ये जो है संघर्ष वास्तविक संघर्ष में बदल गया तो मनुष्य कोई भी जो इस विश्व का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। व्यक्ति चाहे कोई भी मरे, इधर का मरे या इधर का मरे, आखिर में व्यक्ति तो मर रहा है, नुकसान इधर का हो या इधर का हो, इस जो है विश्व का तो नुकसान हो ही रहा है।
D.F. फ्लेमिंग ने इसकी परिभाषा दी है शीत युद्ध की कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। शक्ति संघर्ष जो होता है, शक्ति संघर्ष के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। या तो क्या करना, शक्ति को बनाए रखना, शक्ति का विस्तार करना एवं शक्ति का प्रचार करना। शक्ति को बनाए रखना, शक्ति का विस्तार करना एवं शक्ति का प्रचार करना। तो शक्ति संघर्ष की राजनीति में ये 3 चीजें आती है। तो इन तीनों चीजों का क्या है, मिला जुला परिणाम है D.F. फ्लेमिंग के अनुसार। 2 प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता है। अगली जो परिभाषा है, इस प्रकार से शीत युद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो अपने नेहरू जी की है कि ये शक्ति संतुलन की पुरातन पद्धति है और ये 2 विचारों के मध्य युद्ध न होकर के 2 भीमाकार शक्तियों के मध्य संघर्ष है। वस्तुतः शीत युद्ध विश्व को 2 विरोधी विचारधाराओं, 2 पद्धतियों, 2 गुटों तथा 2 पृथक चिंतन सारणियों से उत्पन्न तनावों का परिणाम था। ये विरोधी विचारधारा पूंजीवादी तथा साम्यवादी है। क्या था, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ साम्यवाद। इनमें से एक जनतंत्र का सहारा लेती है तो दूसरी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सहारा लेती है। ये गुट क्रमशः नाटो तथा वार्सा पैक्ट के समर्थक थे। वस्तुतः शीत युद्ध को ही हम युद्ध न कहकर युद्ध का वातावरण कह सकते हैं। शीत युद्ध को हम जो है युद्ध न कर करके क्या कह सकते हैं, युद्ध का वातावरण कह सकते हैं। देखिए इसके अंदर एक और बात आती है कि शीत युद्ध के अंदर, हाँ, ये अमेरिका, ये आ गया रूस, ठीक है, छोटे से रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था, उदारवादी लोकतंत्र, यहाँ पे सर्वाधिकारवादी गणतंत्र। ओके, इन्होंने क्या था, यहाँ पे जो मुख्य विचारधारा थी वो क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा। यहाँ पे जिस विचारधारा का प्रभाव था वो था साम्यवादी विचारधारा। इन्होंने क्या किया, 1949 के अंदर नाटो की स्थापना की। इसके बदले में इन्होंने 1955 के अंदर 55 के अंदर वार्सा पैक्ट की स्थापना की। ये क्या थे, नाटो और वार्सा पैक्ट एक तरीके से इन दोनों देशों के मध्य ये क्या कहते हैं ना, सैन्य संगठन थे, जिनके अंदर ये छोटे छोटे देशों को जोड़ रहे थे और एक महान सैनिक, एक बड़ी सैनिक शक्ति बना रहे थे। इन्होंने जो है सीटो सेंटो के नाम से जो है संधियां करनी शुरू की। एक बार तो सेंटो का सदस्य जो है पाकिस्तान भी बन गया था और वो हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है ना, भारत की जो है वो टेंशन में आ गई थी भारत सरकार। इन्होंने भी इनके बदले में जैसे अफगानिस्तान और आदि छोटे छोटे जो भी देश थे उनके साथ में संधि की थी, समझौते किए थे और एक जो है एक महाशक्ति अपने आप को बनाने की क्या की थी, कोशिश की थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या था, कंपटीशन हो रहा था। दोनों एक दूसरे से जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लग रहा था कि युद्ध की तैयारी हो रही थी। एक तरीके से जो है दोनों अपनी अपनी जो है सैनिक शक्ति को लगातार क्या कर रहे थे, नाटो एवं वार्सा के माध्यम से बढ़ा रहे थे। देखो शीत युद्ध के कारण क्या थे, तो शीत युद्ध का पहला जो कारण था वो, जैसे हम बात करते हैं ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण के अंदर ये आती है बात कि इतिहास के अंदर पहले दोनों देश जो हैं स्वार्थवश आपस में साथ में तो लड़े थे, मगर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी अमेरिका एवं जो रूस थे उन देशों के बीच में वैचारिक मतभेद थे। दोनों देशों के बीच में जो है ये पूरी की पूरी विचारधारा ही अलग थी, तो फिर दोनों में नहीं थी, वो तो स्वार्थवश आपस में लड़े थे। इस वजह से जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, इन दोनों का जो दुश्मन थे, धुरी राष्ट्रों वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई, जर्मनी एवं इटली का पतन हो गया, जापान पराजित हो गया, तो उसके बाद में वापस दोनों के बीच में जो है मतभेद उभरने लगे। इसलिए शीत युद्ध का ये क्या था, ऐतिहासिक कारण, प्रमुख कारण। दूसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। विश्व के अंदर द्वितीय मोर्चे के
जो अंतर को लेकर के, प्रश्न को लेकर के भी क्या था, दोनों देशों के मध्य ये समस्या थी कि भाई द्वितीय मोर्चा जो होगा विश्व के अंदर वो कौन होगा। कहने का मतलब आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर महाशक्ति कौन होगी, कौन एक बड़ी शक्ति होगी और कौन दूसरी शक्ति होगी। इस वजह से भी इन दोनों देशों के बीच में समस्याएं हो रही थी। इसके अलावा युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध के अंदर अपने अपने जो है अलग अलग कारणों से युद्ध लड़ रहे थे। अमेरिका जो है उनके ऊपर जापान ने आक्रमण किया था, इस वजह से वो क्या कर रहा था, उनकी जो है बदले की कार्रवाई कर रहा था। अधिकांश समय के अंदर अमेरिका ने तो क्या किया था, अपने हथियारों को बेचने के और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी अपने व्यापार पे ही ध्यान दिया था। मगर रूस जो था उनके पड़ोसी राज्य पोलैंड के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। जर्मनी ने उनको जो है तत्काल जर्मनी से समस्या थी और जो है जर्मनी रूस के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा था। इस वजह से क्या था, दोनों अपने अलग अलग कारणों से युद्ध लड़ रहे थे। और युद्ध के बाद में भी दोनों के बीच में जो समस्या थी वो साफ समस्या थी, क्योंकि युद्ध के बाद में इनका उद्देश्य थे पूंजीवाद की स्थापना करना, इनका उद्देश्य था साम्यवाद की स्थापना करना, इनका उद्देश्य था विश्व के अंदर लोकतंत्र जो होना चाहिए, उदारवादी लोकतंत्र होना चाहिए, मीडिया हो, प्रेस हो, इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये चाहते थे कि सर्वाधिकारवादी गणतंत्र जो है सामने आए, और जो है साम्यवाद पे ये बल दे रहे थे, ये जो है साम्यवाद पे बल नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से भी क्या था, हुआ था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। क्या किया गया था कि जो याल्टा समझौता हुआ था दोनों के मध्य, ठीक है, तो याल्टा समझौते के की सबसे पहले जो अवहेलना की थी वो किसने की थी, सोवियत संघ रूस के ने जो है की थी। इस समझौते के द्वारा जो भी इनके सैनिक संधियां हुई थी उन सैनिक संधियों का क्या किया था, सोवियत संघ रूस ने विक्टन इनको मानने से इनकार कर दिया था, उस समझौते की अवहेलना करने शुरू की थी। अब जब एक सामने वाली पार्टी होती है वो किसी समझौते के ऊपर, किसी संधि के ऊपर टिकी नहीं रहती है, तो फिर धीरे धीरे सामने उसका जो द्वितीय पक्ष होता है वो भी क्या करता है, समझौते की या इस प्रकार की कार्रवाई की जो है अवहेलना करने लगती है, और धीरे धीरे दोनों में क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। अभी इन याल्टा समझौते के ऊपर, बाल्कन समझौते के ऊपर हम जो है ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली क्लासों के अंदर हमने देखा कि हमने इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो वीडियो थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, इसलिए हम मैराथन रूप में क्विक जो रिवीजन जो है यहाँ पे कर रहे हैं। अगली जो बात थी, रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। विश्व के विभिन्न देशों के बीच में, सोवियत संघ, रूस सहित इन देशों के बीच में जो बाल्कन समझौता था, उस बाल्कन समझौते की भी क्या की थी, रूस ने अवहेलना कर दी थी। इस वजह से जो है दोनों के मध्य क्या हो गए थे, संबंध थे वो बिगड़ गए थे। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, ईरान के अंदर रूस के द्वारा अपनी सेनाओं को स्थापित किया गया था, और बार बार अमेरिका के कहने के बावजूद भी, वैश्विक दबाव के बावजूद भी क्या किया था, सोवियत संघ रूस ने ईरान से अपनी सेनाओं को नहीं हटाया था। तो इसकी वजह से ही जो है वहाँ पे ये आतंकवादी संगठन वगैरह उभर करके सामने आए थे, उनको वापस अमेरिका ने सपोर्ट किया था, और अमेरिका के द्वारा भी जो है उनके ऊपर बार बार इस ईरान के अंदर सोवियत संघ की सेना की मौजूदगी की वजह से भी क्या है कि दोनों के मध्य क्या थे, संबंध ज़्यादा बिगड़ गए। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यूनान के अंदर सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, इस वजह से भी अमेरिका एवं यूनान के मध्य क्या थे कि रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि यूनान के अंदर भी जो द्वितीय पार्टी थी वो अमेरिका के प्रभाव में थी। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, टर्की के ऊपर भी जो है सोवियत संघ का दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि वर्तमान में टर्की और सोवियत रूस के मध्य संबंध अच्छे, मगर उस समय टर्की के अंदर सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस वजह से अमेरिका चाहता था कि टर्की के ऊपर उसका प्रभाव रहे। जो ये इस्लामिक स्टेट थे, ये जैसे ये सारे के सारे अमेरिका चाहता था उसके प्रभाव में रहे, और रूस क्या कर रहा था, उन देशों के अंदर अपना दबाव बढ़ा रहा था, जो है तत्काल सैनिक कार्रवाई के ऊपर क्या कर रहा था, बल दे रहा था। इस वजह से इन दोनों के अंदर क्या होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। परमाणु बम का आविष्कार, धीरे धीरे क्या होता है, विश्व के अंदर परमाणु बम का आविष्कार हो जाता है। अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार कर लिया गया। परमाणु बम का आविष्कार होने के बाद में देखो, परमाणु बम की एक विशेषता होती है, जैसे किसी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर 2 परमाणु शक्ति है, हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान,
भारत पाकिस्तान। अब दोनों देशों के पास में परमाणु शक्ति है, किसी एक देश के पास में थोड़ी कम होगी तो एक देश के पास थोड़ी ज्यादा है। बाय द वे पाकिस्तान ने पहले भारत के ऊपर क्या कर लिया, परमाणु बम का प्रयोग कर लिया। पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किए जाने से भारत के अंदर जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, भारत में बहुत सारी समस्याएं होगी, पर्यावरण प्रदूषण होगा, कई प्रकार की समस्याएं आएगी, इस बात को तो हम मानते हैं। मगर इतना इन सब के बावजूद भी भारत के पास इतनी ताकत तो बचेगी कि वो पाकिस्तान के ऊपर वापस परमाणु कार्रवाई करे, जिसके अंदर पाकिस्तान को भी उनसे दुगुना नुकसान पहुंचाए। यही था। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों के पास परमाणु शक्ति हो गई थी। अमेरिका अगर रूस पे पहले कार्रवाई करता है तो हालांकि रूस का नुकसान होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उस नुकसान के बावजूद भी रूस के पास इतनी ताकत बचेगी कि वो अमेरिका को भी क्या कर सके, अच्छे से जो है उसको तंग कर सके, उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर सके। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार, सोवियत संघ ने क्या किया कि पहले जो है थोड़ा जो कड़क रुख अपनाया था वो सोवियत संघ ने ही अपनाया था। सोवियत संघ ने अमेरिका के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या है कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य क्या हो गए, संबंध बिगड़ने लगे। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान, जब सोवियत संघ के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाने लगी, अमेरिका का विरोध किया जाने लगा, पूंजीवाद का विरोध किया जाने लगा, पश्चिम विरोधी नीति को अपनाया जाने लगा, तो अमेरिका ने भी क्या किया कि अब उनके विरोध के जो है प्रचार करना शुरू किया। बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन की नाकेबंदी क्या है, बर्लिन के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दीवार खींच ली थी, ठीक है ना, जर्मनी की राजधानी के अंदर, तो एक जो है वहां पे उस दीवार की नाकेबंदी शुरू कर दी थी। इस वजह से क्या है कि दोनों सेनाएं आपस में सामने सामने आ गई थी। बर्लिन की दीवार का विवाद कभी आपको समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे, और क्यूबा का मिसाइल संकट और कांगो संकट, ये दो तीन जो चीज़ें हैं ये शीत युद्ध के मेन टर्निंग पॉइंट थे, वो ये आपको कभी पढ़ाएंगे। तो उस समय तो एकदम ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, मगर उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुटनिरपेक्ष देश, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सोवियत की दीवार को भी बर्लिन की दीवार को भी हटा दिया गया, और दोनों के अंदर उस समय तालमेल बिठाया गया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, सोवियत संघ क्या कर रहा था, बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद के अंदर अमेरिका जो भी कार्य करना चाहता था उस कार्य को क्या कर रहा था, रोक रहा था। इस वजह से अमेरिका क्या हो गए थे, तंग हो गए थे अमेरिका वाले। सोवियत संघ की लैंड, सोवियत संघ जो है वो अपनी जो है उन्होंने लैंड कर ली थी, वो तीव्र गति से जो है आगे बढ़ रहा था। इस वजह से भी क्या हो रही थी, दोनों देशों में समस्या आ रही थी। सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष, सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष तो वो आपने देख ही लिया कि भाई दोनों के अंदर साम्यवादी, पूंजीवादी, उदारवादी, गणतंत्र, इस प्रकार से जो है ये संघर्ष का स्थिति थी, शक्ति संघर्ष। दोनों क्या कर रहे थे, दोनों के मध्य शक्ति का संघर्ष था। दोनों देश यही चाहते थे, अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। दोनों देश अपनी जो है शक्ति को बढ़ाना चाहते, शक्ति को बनाए रखना चाहते थे, शक्ति का विस्तार करना चाहते थे और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। शक्ति का संघर्ष था, इस वजह से भी दोनों में तनाव बढ़ रहा था। इसके अलावा दोनों क्या थे, दोनों के हितों के अंदर भी आपस में टकराव हो रहा था। अमेरिका भी चाहता था कि भाई ये अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, यहाँ के जो तेल भंडार हैं उनके ऊपर उनका कब्जा हो, इराक के, और जो अच्छे अच्छे देश हैं वो उनके साथ में जुड़े हुए रहे। और सोवियत संघ रूस चाहता था कि भाई अच्छे अच्छे जो देश है, कृषि प्रधान देश है, जो उनको कच्चे माल की जहाँ से आपूर्ति हो सके वो देश उनके साथ में जुड़े रहे। इस वजह से दोनों के मध्य समस्या थी वो बढ़ गई थी। शीत युद्ध के जो कारण थे मैंने आपको 17 कारण बताए हैं, ठीक है ना। 17 कारणों के बारे में बात की। इन 17 में से 5-7 कारण भी, अगर 8-5-7 कारण आपको याद रखते हैं या 17 ही 17 ये लाइनें लिख के आ जाओगे तो भी आपके लिए क्या होगा, खूब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, या ये अभी वहाँ पे जो लिखा हुआ था ना प्रकार, वो शीत युद्ध के प्रकार तो कोई थे ही नहीं, उसका ये ना वो वहाँ पे थोड़ी वो ये लिखने में मिस्टेक हुई है, वो है प्रभाव।
या परिणाम। तो शीत युद्ध का पहला परिणाम था भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। विश्व के अंदर एक जो है अलग ही प्रकार के भय ने जन्म ले लिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारी माताओं ने अपने बच्चों को खोया था, बहुत सारी बहनों ने अपने भाइयों को खोया था। तो हजारों लोगों के घर बार नष्ट हो गए थे और वो जो है रैन बसेरों के अंदर और तंबुओं के अंदर रहने को मजबूर हो गए थे। अब विश्व के अंदर वापस लोगों में एक डर बैठ गया था कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो वापस जो है हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं देखने को पड़ेगी, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से ज़्यादा समस्याएं आई थी, भूखमरी भी विश्व के अंदर आई थी, कई देशों के अंदर सत्ताओं का तख्ता पलट हो गया था। इस वजह से एक अलग ही जो है एक प्रकार के भय के वातावरण ने जन्म लिया था उस समय। दूसरा जो प्रभाव था वो था विश्व का दो विरोधी गुटों में विभाजित हो जाना। विश्व जो था दो विरोधी विभाजित गुटों में विभाजित हो गया था, जिसके अंदर एक के अंदर सोवियत संघ रूस था और दूसरे के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिनके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्य था। सैनिक गठबंधन जो थे, जैसे रूस का सैनिक गठबंधन था वारसा और अमेरिका का सैनिक गठबंधन था नाटो, इन दोनों गठबंधनों को क्या हो गई थी, राजनीतिक मान्यता मिल गई थी। और ये क्या कर रहे थे, लगातार अपनी शक्ति एवं प्रभाव को बढ़ा रहे थे और जो है भयानक रूप धारण करते जा रहे थे। नेहरू जी ने कहा था भीमाकार रूप धारण करते जा रहे थे। और अगर दोनों ये सैनिक गठबंधन, सैनिक संगठन गठबंधन अगर आपस में टकरा गए तो विश्व के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इस प्रकार का अंदेशा लगाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्य कर रहा था उसके अंदर ये जो है देश बार बार वीटो का प्रयोग करके बाधा डाल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ये क्या कहते हैं, मानवाधिकार, शांति, सुरक्षा, चिकित्सा, इनसे संबंधित जो कार्य थे, ठीक है ना, जो असैनिक कार्य थे, उन कार्यों के अंदर भी इनको क्या आ रही थी, बाधा आ रही थी। रेड क्रॉस जैसे जो संगठन थे वो युद्ध को रोकने के लिए कार्य कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, मगर वो संगठन जो है अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने ये जो भीमाकार शक्तियां थी, ये जो महाशक्तियां थी, ये क्या कर रही थी, बार बार उनके कानून को, उनके अनुशासन को उल्लंघन कर रही थी। और वो इतने ताकतवर थे कि अब ये खुद उनके सामने जो है पंगु साबित होते जा रहे थे। आणविक युद्ध की संभावना का भय। सबसे मुख्य समस्या यही थी कि 1945 के अंदर जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था तो मौत का तांडव जो है दुनिया ने देखा था। दुनिया ने उसकी त्रासदी देखी थी, ओहो परमाणु बम कितने घातक होते हैं, परमाणु बमों के प्रयोग का जो है परिणाम क्या निकलता है। अब समस्या ये थी कि उससे कई गुना ज्यादा हैवी जो है परमाणु बम विश्व के अंदर बन गए थे। अगर इन बमों का प्रयोग हो गया तो क्या होगा, मानवता खतरे में पड़ जाएगी, पूरा पर्यावरण है वो नष्ट हो जाएगा। अणुबम, परमाणु बमों का भय विश्व के अंदर व्याप्त हो गया। मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा की जाने लगी। जो भी अभी मैंने आपको बात बताई ना, रेड क्लिफ, ये युद्ध विरोधी कार्य, शांति, विश्व शांति के कार्य, वे विश्व के अंदर शिक्षा की व्यवस्था के लिए कार्य, विश्व के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, कुपोषण, महिलाओं एवं बच्चों का हित, इन सब के लिए, वृद्धों के लिए जो कार्य हो रहे थे, उन कार्यों के अंदर क्या हो रही थी, समस्या आ रही थी। मानवाधिकारों का बार बार क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। तो मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम हो रहे थे उनकी क्या की जा रही थी, उपेक्षा की जा रही थी। इस प्रकार से ये जो प्रभाव थे या जो परिणाम थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के जो है पड़े, शीत युद्ध के विश्व के ऊपर पड़े थे। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम क्या थे। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया। देखो हर बात के, हर कार्य के सकारात्मक परिणाम भी होते और नकारात्मक परिणाम भी होते। इसके सकारात्मक परिणाम थे, शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही विश्व की राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ, विश्व के अंदर शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। इससे राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। विश्व के अंदर जो है राष्ट्रों के अंदर यथार्थवादिता बढ़ी। अब जो आदर्शवाद था वो खत्म हो गया। अब जो है वास्तविकता के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, फैक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। कल्पनाओं के स्थान पर जो है वास्तविकता ने और राजनीति के अध्ययन के अंदर भी जो है विज्ञान ने प्रयोग किया। शीत युद्ध के कारण औद्योगिक, तकनीकी, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। अब जो है पैसा प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिक प्रगति के लिए, हथियार बनाने के लिए, इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक जो थे
वो बड़े बड़े अनुसंधान होने लगे, बड़ी जो है तीव्र गति से विश्व जो है वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों के दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन हो रहा था। व्यापार में भी कंपटीशन था कि भाई वो चाहता था कि हम अपना जो है उद्योग धंधा बढ़ाए, व्यापार बढ़ाए, वो चाहता था कि हम अपना जो उत्पादन बढ़ाए, वो चाहता था हम अपना उत्पादन बढ़ाए। इस वजह से बढ़ाने के चक्कर में खूब ज़्यादा उत्पादन बढ़ा और विश्व के अंदर जो है लोगों को रोजगार मिला। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। अब देखो सब कुल मिला के क्या होता है, अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता के ऊपर के इसकी वजह से जो है विश्व के अंदर गुट निरपेक्षता की अवधारणा उभर करके सामने आई। गुट निरपेक्षता की अवधारणा क्या थी? तो गुट निरपेक्षता की अवधारणा के बारे में बात करते हैं कि जिस समय सोवियत संघ, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों महाशक्तियां अपने अपने गुट बना करके कार्य कर रही थी, गुट बना करके राजनीति कर रही थी, उसी दौरान विश्व के अंदर एक जो है और भी देश, एक और संगठन उभर करके सामने आया। उस देश का नाम था गुट निरपेक्ष देश। अब विश्व के अंदर 3 प्रकार थे। कुछ देश ऐसे थे जो क्या हो गए, सोवियत संघ, रूस के साथ में जुड़ गए। कुछ देश ऐसे थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में जुड़ गए। कुछ देश ऐसे थे जो नव स्वतंत्र देश, जिन देशों को अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी और वो नहीं चाहते थे कि इन गुटों के चक्कर में पड़ करके हम अपनी स्वतंत्रता का जो है वापस हनन कर ले, हम अपने देश को जो है नए नए उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे, हम अपने देशों को वापस उपनिवेश बना ले। इसलिए इन छोटे बड़े देशों को, नव स्वतंत्र देशों को, छोटे बड़े राष्ट्रों को क्या है कि इन महाशक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसे समय में क्या हुआ कि विश्व के अंदर भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर, टीटो, सुकर्नो एवं घाना के राष्ट्रपति वामे एन क्रुमा, इन 5 नेताओं ने मिलकर के एक विश्व के अंदर संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। इनके अंदर जो है ये विश्व के अंदर एक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसने विश्व के अंदर एक तीसरे मोर्चे का कार्य किया। किसका काम किया? तीसरे मोर्चे का काम किया। ये विश्व के अंदर एक तीसरे मोर्चे के रूप में उभर करके सामने आया। जो राज्य इन दोनों महाशक्तियों के साथ में नहीं मिलना चाहता, जो देश इन दोनों गुटों के साथ में नहीं मिलना चाहता, वो देश सारे तीसरे मिल करके उन्होंने एक गुट निरपेक्षता के रूप में जो है कार्य शुरू किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात आगे करते हैं। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार गुट निरपेक्षता का सामान्य अर्थ है महाशक्तियों के गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता का ये मतलब होता है कि न्याय के साथ देना, सही क्या है, सही का साथ देना, और दोनों गुटों से, सोवियत संघ और अमेरिका के जो 2 गुट हैं, वार्सा और जो नाटो है, उनसे अलग रहना। गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों से अलग रहने पर चलने वाला देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी शक्ति गुट अथवा खेमे के साथ बंधा हुआ नहीं है। उसका अपना सत्य, न्याय और औचित्य एवं शक्ति पर आधारित स्वतंत्र मार्ग है। गुट निरपेक्षता का मतलब यही है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ देश है, वो किसी गुट के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, उनकी बातों को मानने के लिए भी जो है बाध्य नहीं है, बल्कि उनका जो भी कार्य है, उनका अपना सत्य है, अपना न्याय है, अपना औचित्य है और अपनी शक्ति के आधार पर वो उनका एक स्वतंत्र मार्ग है, वो अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करेगा। गुट निरपेक्षता देश विदेश की घटनाओं के प्रति उदासीनता नहीं रखते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति का अनुसरण करते हैं जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। विश्व के अंदर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई सही कार्य हो रहा है या गलत कार्य हो रहा है, तो जो देश विदेश के अंदर, इन विश्व के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं के ऊपर निष्पक्ष रूप से, जिनसे उनको कोई फायदा नहीं है, निष्पक्ष रूप से उनका क्या करना, अपना मत रखना। जिनसे जो है, जिनसे जो गुट गलत कर रहा है उसके ऊपर एक मानसिक रूप से दबाव पड़े,
एक सकारात्मक उसका परिणाम निकले, ये कार्रवाई करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, जिनसे क्या हो, विश्व में शांति स्थापित हो। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकती। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अलग रहना, बल्कि क्या है, गुटनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सही और गलत में अंतर करना और सदा जो है सही का साथ देना, न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना भी नहीं है। गुटों से अलग रह करके भी जो है उनके जो कार्य हैं उनके अंदर हस्तक्षेप करना, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनसे उनके कार्यों को जो है कोई सकारात्मक प्रभाव परिणाम उनका नहीं निकलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे उनको कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता है, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी जो देश निस्वार्थ भाव से अपना मत रखता है, कार्य करता है, उनका क्या होता है, विश्व के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो सारा का सारा कार्य यही था कि दोनों गुटों से क्या करना, तटस्थ रहना, अलग रहना और अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति का निर्माण करना, जिसके अंदर अपना राष्ट्रीय हित क्या हो, छुपा हो, अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होगा? गुटनिरपेक्षता का अर्थ यही होगा कि आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकती, बल्कि गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ यही है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसमें अंतर करना और जो सही नीति है उसका समर्थन करना। देखो, गुटनिरपेक्षता जो है ना, वो गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता से तात्पर्य है वैश्विक मामलों से तटस्थता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ देश होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि वो विश्व के जो मामले हैं उनके अंदर अपना योगदान नहीं देगा, उनके ऊपर अपना मत नहीं रखेगा। गुटनिरपेक्ष देश जो हैं वो गुटों से अलग रहेंगे, बल्कि जो भी वैश्विक मामले हैं उनके अंदर क्या करेंगे, उनसे तटस्थ नहीं रहेंगे, बल्कि उनके अंदर जो सही है उसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता अलगाव या पृथकतावाद नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है अलगाववाद या पृथकता कि भाई पृथक हो जाना वैश्विक मामलों से पृथक हो जाना गुटनिरपेक्षता नहीं है। जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य रहेगा और जो भी विश्व के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं उनके ऊपर अपना जो है पक्ष रखेगा और जो सही नीति है उसका समर्थन करेगा। गुटनिरपेक्षता के बारे में आगे बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष देश कौन है, कि भाई बात यह आई कि गुटनिरपेक्ष आखिर में देश होगा कौन, तो गुटनिरपेक्ष देश कौन होगा। तो गुटनिरपेक्ष देश के बारे में जानने के लिए कि किस देश को हम गुटनिरपेक्ष देश की श्रेणी में रखेंगे, इसके लिए इनके जो 3 कर्णधार थे, यानी कि इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था नेहरू, नासिर और टीटो, उनके विचारों को जानते हैं। उन्होंने गुटनिरपेक्षता के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने जो है 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसके अंदर गुटनिरपेक्षता के सही रूप को परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत सामने रखे थे। उन्होंने क्या है, नेहरू, नासिर, टीटो बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष देश वास्तव में कौन होगा, तो उन्होंने 5 बातें रखी। पहली बात तो ये होगी जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं है, जो 2 सैनिक गुट यानी कि उस समय जो भी सीटो, सेंटो, नाटो, वारसा, ये जो बड़े बड़े सैनिक गुट हैं, उन सैनिक गुटों का कोई भी सदस्य जो गुटनिरपेक्ष देश होगा वो उन सैनिक गुटों का सदस्य नहीं होगा। ये इसके लिए प्रथम शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। किसी अन्य राष्ट्र के साथ में कैसे संबंध रखने हैं इसका निर्धारण उस देश की जो सरकार है वो स्वयं करेंगे। किसी अन्य देश, पड़ोसी देश, खास करके सोवियत संघ या रूस जो महाशक्तियां थी, महाशक्तियों के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति को तय नहीं करेंगे, बल्कि अपने राष्ट्र के हित में क्या है, उस राष्ट्र के लिए क्या सही है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अब वो अपनी विदेश नीति को तय करेंगे। अगली जो विशेषता थी या अगली जो उन्होंने जो इसकी शर्त रखी थी वो ये थी जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो।
संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सोवियत संघ रूस, उसके साथ में पर्सनली कि भाई कोई जो है उनके साथ में कांटेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ में कोई संधि या समझौता नहीं करेगा। उस समय क्या हो रहा था कि हर देश अपने अपने तरीके से अलग अलग जो है अलग अलग महाशक्तियों के साथ में समझौते कर रहे। जो संधि की शर्तें थी, महाशक्तियों के साथ में जुड़ने के लिए संधि की जो शर्तें थी वो सभी देशों की समान नहीं थी, बल्कि सबकी अलग अलग शर्तें थी। महाशक्तियां भी अपने हित के अनुसार उन देशों के सामने अपनी शर्तें रख रही थी, और जो छोटे बड़े देश जुड़ रहे थे उन महाशक्तियों के साथ में, वो भी क्या कर रहे थे, अपने हित के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उनके साथ में अपनी शर्तें रख रहे थे। तो गुटनिरपेक्ष देश का तीसरा, जो गुटनिरपेक्ष देश कौन होगा, तो इसका तीसरा सिद्धांत था जो महाशक्तियों के साथ में पर्सनली कोई जो है समझौता नहीं करता हो, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न देता हो। जो गुटनिरपेक्ष देश होगा वो क्या करेगा, वो अपने देश के अंदर सोवियत संघ रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों को अर्थात इन महाशक्तियों को अपने राज्य के अंदर कोई सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए, उन महाशक्तियों के हथियार एवं सैनिकों को अपने राज्य में स्थापित करने के लिए, उन देशों की मिसाइलों को अपने देश में तैनात करने के लिए जो है अनुमति नहीं देगा। किसी कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि के साथ में वो देश महाशक्तियों के साथ में जुड़ा नहीं रहेगा। और जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाने वाले देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़ने वाले देश थे, वो सारे के सारे देश जो थे अमूमन नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, यूरोपीय महाशक्तियों के उपनिवेश से वो जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो नए नए स्वतंत्र हुए थे। किसी महाशक्ति से वो के साथ में वो लंबे समय से किसी महाशक्ति के उपनिवेश थे, चाहे इंग्लैंड के हो, फ्रांस के हो, किसी भी देश के हो। तो उपनिवेशवाद क्या होती है, परतंत्रता क्या होती है, उनका दंश उन्होंने झेला था। तो उन्होंने कहा था कि जो गुटनिरपेक्ष देश होंगे वो गुटों के साथ में नहीं जोड़ेंगे, गुटों के साथ में किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, साथ ही साथ उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध करेंगे। उपनिवेशवाद का दंश झेलने वाले जो देश थे उन्होंने कहा था कि उपनिवेशवाद का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व के अंदर चला था, उसको विश्व में क्या क्या सफलताएं मिली, उनकी उपलब्धियां प्रमुख क्या है, तो उसकी फर्स्ट उपलब्धि थी गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता। ये जो तृतीय विश्व के रूप में गुटनिरपेक्ष देश उभर करके सामने आए थे, इस नीति को सोवियत संघ रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व के विभिन्न देशों ने, विभिन्न संगठनों ने इसको मान्यता प्रदान की थी। यही एक इसकी ये क्या थी, एक बड़ी उपलब्धि थी। क्या होता है, हम देखते हैं राज्यों के अंदर कई छोटे बड़े पार्टियां और संगठन बन जाते हैं, मगर वैश्विक रूप से जो जनमानस होता है उसको वो लोग मान्यता नहीं देते हैं। मगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था या गुटनिरपेक्ष देश जो थे वो उस समय एक तृतीय विश्व के रूप में उभर करके सामने आए, जिसका सब लोगों ने क्या किया था, समर्थन किया था। विश्व के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो राजनीति विज्ञान के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसको विश्व के लिए सही बताया था, इसको शांति के लिए जो है आवश्यक बताया था। शीत युद्ध के भय को दूर करना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो है शीत युद्ध के भय को दूर किया था कि जो युद्ध से दूर भाग रहे थे देश, जो इन महाशक्तियों के साथ में जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि शीत युद्ध था, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो युद्ध कभी भी युद्ध के अंदर बदल सकता था। तो जो शीत युद्ध से दूर रहना चाहते थे, जो आने वाले समय में कोई खतरा मोल नहीं रहना चाहते थे, उन देशों के लिए एक विकल्प बन गया, वो बन गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। वो देश जो है उनके साथ में क्या करने लगे, जुड़ने लगे। इसके अलावा शीत युद्ध को सक्रिय करना व युद्ध को रोकना, विश्व के अंदर कई बार ऐसी समस्याएं आई जिसके अंदर, जैसे हम बात करते हैं ये क्यूबा का मिसाइल संकट हो, या फिर कांगो विवाद या संकट हो, या फिर बर्लिन की दीवार को लेकर के विवाद हो,
इन समय समय पर जो है जब जब विश्व के अंदर तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आई, ऐसा लगा अब जो है महाशक्तियां, ये कोरिया विवाद भी था, कोरिया विवाद है, जब जब भी ऐसा लगा कि अब दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ जाएगी, उस समय शीत युद्ध के जो देश थे वो उभर करके सामने आए। वो सामने आए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मिलकर उस युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शीत युद्ध की ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि उसने युद्ध को होने से रोका। एक तृतीय विश्व के रूप में वो जो देश थे, उन्होंने उन देशों को वापिस जो है शांति उन देशों में स्थापित करने की जो है कोशिश की, और कई बार जो है नेहरू जी इस कार्य के अंदर सफल भी हुए थे। विश्व के संघर्षों को दूर करना, विश्व के अंदर जो भी उस समय तात्कालीन यही जो संघर्ष होने वाले थे, उन संघर्षों को दूर करने में शीत युद्ध के देशों ने क्या की थी, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी प्रकृति के अनुसार पद्धतियों का आविष्कार करना, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़ने वाले देश थे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, इन्होंने क्या किया, इन गुटनिरपेक्षता की नीति ने अपनी पद्धतियों के अनुसार जो है आविष्कार किया। इन्होंने जो है अहिंसात्मक, निशस्त्रीकरण, इनके अलावा हथियारों को कम करना, युद्ध को रोकना, ये जो भी अपनी इनकी जो पद्धतियाँ थी इनका आविष्कार किया और उनको आगे बढ़ाया। इनकी जो पद्धतियाँ थी वो क्या थी, वो अमूमन शांतिमय पद्धतियाँ थी। उनकी पद्धतियों के अंदर युद्ध को रोकना एक महत्वपूर्ण इनका कार्य होता था। इनके अलावा आर्थिक सहयोग का वातावरण बनाना, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, इन देशों ने आपस में मिलकर आपस में आर्थिक सहयोग जो है बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने ये भी कोशिश की कि सैन्य गतिविधियों से हट करके व्यापार के क्षेत्र में जो आपस में एक हो जाए। और हालांकि क्या था कि ये सारे के सारे गरीब देश थे, इनके अंदर अधिकांश देश जो थे उनकी कंडीशन सही नहीं थी, तो फिर आर्थिक रूप से ये ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाए। यही इसका एक फेलियर होने का बहुत बड़ा कारण था। मगर फिर भी इन्होंने एक आर्थिक वातावरण बनाने की कोशिश की। उन गुटनिरपेक्षता के साथ में जुड़ने वाले जो देश थे, उन देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महाशक्तियों से हटकर भी हम अपना आर्थिक वातावरण तैयार कर सकते हैं, हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, और आपस में आर्थिक संधि समझौते करने की भी इन्होंने कोशिश की थी। थोड़ा बहुत कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें फर्क आता ही है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अपील की। ये जो उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, जिसके अंदर शीत युद्ध जो था वो सर्वोत्कर्ष पर था, वो बड़े रूप में चल रहा था। हर तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण और युद्ध का वातावरण बना हुआ था। ऐसे समय में ये गुटनिरपेक्षता से जुड़े हुए जो देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, इन्होंने विश्व के अंदर एक जो है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, जिसके अंदर निशस्त्रीकरण, शांति एवं ये क्या कहते हैं कूटनीति, इसके ऊपर बल देने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि युद्ध से बढ़कर, युद्ध से आगे भी एक विकल्प है, और वो है बातचीत, संधि, समझौते, जिनके माध्यम से विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भूमिका। शीत युद्ध का मेन उद्देश्य यही था कि भाई गुटों से अलग रहना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना, और ये जो भी नए नए मिसाइलों के, परमाणु बमों के जो हो रहे थे आविष्कार वगैरह, उनको रोकना, ये उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस कार्य के ऊपर उन्होंने क्या किया था, ध्यान दिया था। इसके अलावा शीत युद्ध से जुड़े हुए जो देश थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में सभी देशों को जुड़ना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी ऑर्डर हैं, जो भी बातें हैं, उनको फॉलो करनी चाहिए। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील की कि आप विश्व के अंदर शांति स्थापित करने की दिशा में क्या हो जाओ, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ और अपना जो है कार्य करो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मान करना, यह भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब देखो, ये जो अब तक हमने बातें की, तो हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो बहुत अच्छी बात थी, फिर भी इनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही थी। युद्ध गलत होता है, युद्ध खराब होता है, चाहे जीतने वाले के लिए भी वो खराब होता है और हारने वाले के लिए भी वो खराब होता है। युद्ध जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता।
फिर भी उस समय शीत युद्ध चल रहा था और युद्ध का वातावरण चल रहा था। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो विश्व के अंदर पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ी। इसकी वजह क्या थी, इनके सामने क्या क्या समस्या थी? तो इनके सामने महत्वपूर्ण एक जैसे समस्या थी अवसरवादिता। देखो क्या होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जो जुड़े हुए देश थे उन्होंने वो भी अवसरवादी बन गए। क्या हुआ, जैसे किसी महाशक्ति ने कोई बड़ा प्रलोभन दे दिया या उन्होंने किसी देश ने कोई बड़ा आर्थिक सहयोग की बात कर दी, उनको अगर ऐसे कोई लगा कि भाई आपसी किसी अन्य राज्य के साथ में उनकी खटपट है, तो ऐसे मामलों में उन्होंने क्या है कि अंदर ही अंदर जो भी ऐसा अवसर मिला तो उस अवसर को भुना दिया और इनडायरेक्ट रूप से जो है धीरे धीरे महाशक्तियों के साथ में वो अच्छे रिश्ते रखने लगे। तो अवसरवादिता जो थी वो गुटनिरपेक्षता की समस्या थी। गुटनिरपेक्ष देश जो थे वो अवसरवादी देश थे, हालांकि जुड़े हुए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में थे, फिर भी एक अच्छे अवसर की तलाश में थे। अगर अवसर मिल गया तो गुटनिरपेक्षता एक तरफ रही और ओपन जो है अपने दूसरे रास्ते पे चल बने। इसके अलावा बाह्य सहायता पर निर्भर, देखो क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़े हुए जो देश थे वो अमूमन नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। सारे के सारे देश नए नए स्वतंत्र हुए थे। इस वजह से उन देशों की आर्थिक स्थिति जो थी ना वो बहुत ही खराब थी। इस वजह से उनको आर्थिक सहायता के ऊपर, पैसे के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता। महाशक्तियां इतनी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्यों हो रही थी? क्योंकि उनके पास आर्थिक पावर ज्यादा था। तो आर्थिक सहायता के ऊपर दूसरे देशों के ऊपर ये गुटनिरपेक्ष देश जो थे वो निर्भर थे। इस वजह से गुटनिरपेक्षता की नीति ज्यादा विश्व के अंदर सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उनको संसाधनों के लिए, पैसे के लिए अपने कई देश तो भूखमरी की कगार पर थे। ऐसे समय में उनको जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, महाशक्तियों के ऊपर निर्भर रहना था। संकल्प, सहमति और क्षमता का अभाव। एक तो क्या थी, उन लोगों उन गुटनिरपेक्ष देशों के पास में क्षमता नहीं थी, और एक क्या है कि उनके अंदर आपसी सहमति भी नहीं बन पा रही थी। हालांकि आपस में सहमत हो जाते, मगर जब अपने आर्थिक हित देखे जाते ना तो फिर वो सहमति एक तरफ रह जाती। इनके अलावा एक मजबूत संकल्प के साथ में आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे, वो बात नहीं थी। वो क्या थे, वो तो अवसरवादी थे। अवसरवादिता उनके ऊपर, संकल्प की तुलना में अवसरवादिता क्या थी, ज्यादा हावी थी। एक जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी असुरक्षा भरी नीति। देखो क्या था, उस समय युद्ध का वातावरण था। जब महायुद्ध होता है या जिसे अपन कहते हैं विश्व युद्ध होता है, तो विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है कि कोई देश जो है ना किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिनसे के साथ में उनकी कोई पुरानी रंजिश हो या उनके उस देश के साथ में अपने आर्थिक कोई जुड़े हुए हो, आर्थिक हित जुड़े हुए हो, या उस देश के अंदर वो मिसाइलें वगैरह तैनात करना चाहता हो और वो देश उसकी परमिशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय में महाशक्ति क्या करती है, उसको जल्दी से कुचल देती है। हमने अमेरिका के द्वारा विश्व के अंदर कई देशों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई जिनका हम जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। तो ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे ना, इनकी जो नीति ये असुरक्षित थे। इनको लगा कि कई शीत युद्ध में बदल गया, और अगर किसी महाशक्ति ने या किसी महाशक्ति के सहयोगी राष्ट्र ने हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया तो फिर ऐसे समय में हमारा क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वापिस हम उपनिवेश बन जाएंगे। तो इनकी जो है ये असुरक्षा भरी जो नीति थी ना, सुरक्षा के लिए कोई इनके पास पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे। सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, हथियार के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास था नहीं, क्योंकि सारे के सारे नव स्वतंत्र देश थे। आर्थिक जो है नीति, संकुचित नीति। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो देश थे, इनकी जो नीति थी ना बड़ी संकुचित थी। एक क्या होता है, पूरा का पूरा वे होता है, पूरा रास्ता होता है कि यहाँ से शुरू होंगे वहां तक पहुंचेंगे, तो इनको कहां जाना है, इनका आगे इनका कोई जो है इनके पास नहीं था। इनका शुरुआत तो ये कर रहे थे मगर अंत कहां पर होगा इसकी कोई बात नहीं थी। तो ये क्या थी, इनकी बड़ी संकुचित नीति थी जी। इस वजह से भी ये इसकी महत्वपूर्ण समस्या थी। विश्व राजनीति के शक्ति संतुलन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश जो थे वो आपस में एक हुए, उनके साथ में कई राष्ट्र जुड़े भी, कई इन्होंने संधियां की, समझौते किए कि निशस्त्रीकरण करेंगे, युद्धों को भी रोका। मगर एक जो महाशक्तियों के बीच में जो तनाव चल रहा था,
शक्तियों को संतुलित जो हो रही थी, एक जो शक्तियां आपस में, एक इसने 4 बम तैयार किए तो इसने 5 तैयार किए, इसने 4 मिसाइलें ली तो इसने 10 मिसाइलें ली, इसने 10,000 सैनिकों की भर्ती की, इसने 12,000 सैनिकों की भर्ती की। वो जो शक्ति संतुलन चल रहा था उसको रोकने की दिशा में ये जो है विशेष कार्य नहीं कर पाए गुटनिरपेक्ष देश। इसके अलावा एक दिशाहीन आंदोलन था, एक जो है दिशाहीन आंदोलन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दिशाहीन आंदोलन कैसे था कि इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं थी, इनके कार्य करने के लिए इनके पास एक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका अभाव था कि महाशक्तियों के अंदर निशस्त्रीकरण कैसे तैयार करना, इसके लिए भी ये कार्य, इनके पास वो विकल्प नहीं थे कि भाई कार्य कैसे करे। एक निश्चित दिशा का अभाव था इनके अंदर। ये तो क्या थे, एक तरीके से अवसरवादी थे, एकता का अभाव। निशस्त्रीकरण, हालांकि गुटनिरपेक्षता के साथ में जो देश मिले हुए देश थे उनके अंदर आपस में एकता थी, फिर भी क्या था कि एक तरीके से जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर रूस एवं अमेरिका दोनों मिलकर के जर्मनी धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े थे, मगर जैसे युद्ध खत्म हो गया उसके बाद में एक पूरा अलग ही वातावरण बन गया, पूरा का पूरा शीत युद्ध का दौर आ गया। गुटनिरपेक्षता के अंदर भी यही नीति थी, यही वजह थी। हालांकि सब एक मंच के नीचे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर जुड़ रहे थे, मगर उनके अंदर आपस में क्या था, संतुलन नहीं था। आपस के अंदर भी उनके अंदर एकता का क्या था, अभाव था। कई मुद्दे ऐसे थे, उन मुद्दों को लेकर के ये जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे, वो देश भी आपस में एक नहीं थे, उनके भी विचार नहीं मिलते थे। स्पष्ट सिद्धांत का अभाव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उनका कोई स्पष्ट सिद्धांत था ही नहीं, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जिनके ऊपर वो कार्य करे। हर बार जो है इनके निर्णय ये खुद बनाते थे और ये खुद ही उनके ऊपर अमल नहीं करते थे, वो खुद ही उनको क्या करते थे, नहीं मानते थे। पारस्परिक तनाव, वही मैंने कहा ना, एकता का अभाव था। क्या था, आपस में पारस्परिक तनाव था। विभिन्न आर्थिक हितों को लेकर के, पानी के मुद्दों को लेकर के, कई प्रकार के कार्यों को लेकर के ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनके अंदर आपस में पारस्परिक तनाव था। इस वजह से ये मिल करके कोई एक कहते हैं कि मजबूती के साथ में कार्य नहीं कर पा रहे थे, एक स्पष्ट दिशा के अंदर कार्य नहीं कर पा रहे थे, कटनी और करनी में अंतर था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़े हुए जो देश थे उनके क्या था, कटनी और करनी में अंतर था। जो देश कहते वहां पर सम्मेलन के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती थी, मगर बाहर आने के बाद में उन बातों के ऊपर जो बातें करने वाले लोग होते थे वही अमल नहीं करते थे। कटनी और करने में इनके क्या था, बहुत ही बड़ा अंतर था। तो ये क्या थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष क्या थी, इसकी प्रमुख समस्या थी। अब देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियां क्या क्या थी, चुनौतियों के बारे में थोड़ी सी बात करें तो पहली चुनौती थी सैनिक दबाव। क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था ना, वो इनके ऊपर सैन्य दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्या था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़े हुए जो देश थे उनके पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी, इनका खुद का कोई सैन्य संगठन नहीं था। इस वजह से ये हर समय इनके अंदर एक डर का माहौल था कि कहीं नाटो वार्सा के द्वारा किसी देश के ऊपर आक्रमण न हो जाए। सैनिक दबाव इनके ऊपर क्या हो रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा परस्पर तनाव व वैमनस्य, वही मैंने आपको कहा ना, अभी आपस में एकता का अभाव था। विभिन्न मुद्दों को लेकर के, आपसी आर्थिक हितों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के आपस में तनाव था और वैमनस्य की स्थिति। आर्थिक पिछड़ापन, इनके पास जो है सारे के सारे जो देश थे वो नव स्वतंत्र देश थे, लंबे समय से उपनिवेशवाद का दंश झेल रहे थे। इस वजह से उनके पास आर्थिक संसाधन ज्यादा थे नहीं और उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या थी, खराब थी। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश थे और किसी भी संघ को, सम्मेलन को, घर को, परिवार को, देश की उन्नति करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, आर्थिक शक्ति। जिस देश की आर्थिक शक्ति अच्छी होती है उस देश की राजनीतिक शक्ति, उस देश की खास करके सैन्य शक्ति अपने आप ही क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अस्थिर था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्या था, अस्थिर था। उसके अंदर क्या था, हर उनके अंदर जुड़े हुए जो देश थे वो बार बार अंदर ही अंदर उनके साथ में, महाशक्तियों के साथ में संधियां कर रहे थे, समझौते कर रहे थे। और संधि समझौते नहीं भी करते थे फिर भी क्या है कि उनके साथ में उनकी बातचीत शुरू ही रहती थी। तो ये पूरा अस्थिर होता था कि अगले सम्मेलन के अंदर पता नहीं क्या होगा, वो जुड़ेगा, जाएगा, आएगा, कोई व्यवस्थित इनका जो है कार्य नहीं होता था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या, गुटनिरपेक्षता के अंदर क्या होता था, हो रहा था कि इनके अंदर जो विभिन्न राष्ट्र तो जुड़ रहे थे मगर जो है कोई विशेष कार्य इनके अंदर नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर, इसका तीसरा प्रश्न बनता है भारत की भूमिका।
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका निभाई? तो भारत की भूमिका को पढ़ते हैं उससे पहले आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने में या इसका जो एक संस्थापक देश था उसके अंदर भारत का एक प्रमुख नाम आता है। हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 5 नाम आते हैं, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो और वामे एनक्रुमा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक देश है घाना, वहां के राष्ट्रपति थे। इन 5 नेताओं की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो भारत क्या था उस समय, नेहरू जी, भारत, इन सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उनके अंदर भारत जनसंख्या के मामले में एक बड़ा देश था और इनका क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश था। बेलग्रेड के अंदर जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर, उसके अंदर जो इनके संस्थापक सदस्य थे, उनका जो कार्य करने वाले थे, उनके अंदर नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो नेहरू जी एवं भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश थे और उन्होंने इसकी स्थापना करने में, इनके साथ में देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ देश था, इस वजह से भारत ने सोवियत संघ, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके साथ में जो है कोई संधि नहीं की, समझौता नहीं किया, दोनों देशों से अलग रखा। नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो जैसे जो सैन्य संगठन थे उनसे स्वयं को अलग रखा और खुद ने जो है इनका संस्थापक होने की, वो कहते हैं कि कप्तान होने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नव स्वतंत्र देशों को आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया। भारत खुद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़ा, उसके साथ में अच्छा कार्य किया, साथ ही साथ जो दूसरे देश थे उनको भी इनके साथ में जुड़ने के लिए भारत ने क्या किया था, प्रेरित किया था। और भारत की प्रेरणा लेकर के बहुत सारे नव स्वतंत्र देश इसके साथ में जुड़ रहे थे। विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखना, विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, विश्व के अंदर युद्ध के माहौल को खत्म करने के लिए, विश्व के अंदर स्थिरता बरकरार रखने के लिए इसने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को टूटने नहीं दिया। हालांकि आर्थिक रूप से ये जो आंदोलन बहुत ही कमजोर था, इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, इनके पास कोई विशेष ताकत नहीं थी, महाशक्तियों को दबाने जितनी, महाशक्तियों को किसी कार्य के लिए मजबूर करे जितनी इनके पास पावर नहीं था, फिर भी इन्होंने जो है एक कार्य किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया। उनको जितना हो सके उतना तो हम कार्य करेंगे, ये कार्य भारत ने किया था। वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या होगा, इसके साथ में जुड़ने वाले देशों की क्या शर्तें होगी, वो इसके सिद्धांत वगैरह जो हमने पहले पढ़े थे, उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, सैन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, वो जो इनकी वैचारिक गतिविधियां थी, इनका जो संगठनात्मक ढांचा था, इनका निर्धारण करने में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समन्वयकारी भूमिका, भारत ने गुटनिरपेक्ष देश के जो ये जो आंदोलन था, इनके अंदर समन्वयकारी भूमिका निभाई थी। जिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ में जुड़े हुए जो देश थे, उन देशों के अंदर अगर आपस में किसी बात को लेकर के तनाव था, एकता का अभाव था, तो उनके अंदर उन्होंने आपस में समन्वय बिठाने की क्या की थी, कोशिश की थी। वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का इनका निर्माण किया था। इनका वैचारिक और यही संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण करने में, क्योंकि इनका संस्थापक देश था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाला देश था, तो इसका ढांचा, इसका संगठन बनाने में, इसकी विचारधारा के अंदर भारत का क्या था, महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी महाशक्ति बनाने में भूमिका, गुटनिरपेक्ष देशों को एक तृतीय विश्व या तीसरी महाशक्ति बनाने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से ये शीत युद्ध एवं गुटनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्लास थी जो आपकी शुरू खत्म होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, शीत युद्ध या गुटनिरपेक्षता में से ये फाइनल के अंदर 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। और ये जो क्लास है ये हर जगह सारे बच्चों के लिए, नेट, JRF, फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।